प्यारे बच्चों, मैं हूं आनंद जाट और आपको MP 360 बैच में मैं पढ़ाने वाला हूं। मेरी एक्सपर्टीज क्या है, मेरा सब्जेक्ट क्या है, वो थोड़ा समझ लीजिए। मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक्स और MP का इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूं। सिलेबस में आप देखेंगे तो पेपर 2 के पार्ट बी की यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है मेरा कोर्स मटेरियल रहेगा, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। मुझे 9 साल का पढ़ाने का अनुभव है। मैं पिछले 9 साल से इंदौर और भोपाल में पढ़ा रहा हूँ और यूपीएससी और एमपीपीएससी वाले स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। मैंने यूपीएससी 2012 मेंस लिखा है, 2016 का भी मेंस लिखा है ना। और मेरी जो सबसे खास बात है कि मैं इकोनॉमिक्स बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। इजी लैंग्वेज में ऐसा कि टफ से टफ कंसेप्ट, यदि कोई मेरे सामने कोई बिल्कुल जिसने इकोनॉमिक्स कभी देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स भी आ जाएं तो उनको बहुत इजी लैंग्वेज में बिल्कुल प्रैक्टिकल आपकी दैनिक लाइफ से, डेली लाइफ से आपको जोड़ के मैं इकोनॉमिक्स समझा सकता हूँ। और मेरे कोर्स की सबसे खास बात रहेगी कि मेरा जो कोर्स है वो आंसर राइटिंग बेसिस है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के पैटर्न में पढ़ाता हूँ और वो जो कोर्स है उसके अंदर मैं आपको बुलेट पॉइंट पढ़ाऊंगा। मतलब ये जो मेंस के आपके आंसर रहेंगे उसके अंदर आप बहुत बेहतरीन पॉइंट लिख सकें, ये मेरे कोर्स का फीचर रहेगा। बेहतरीन पॉइंट ऐसे कि आपको टॉप स्कोर तक लेके जाए, जनरल कॉमन पॉइंट नहीं। देखो एक बात समझना, आपको यदि सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन की बात नहीं करें, आप तो टॉप रैंक की बात करते हैं। टॉप रैंक आपको लेना है तो आपको क्या करना होगा कि अपने आंसर के अंदर बहुत सॉलिड पॉइंट लिखने पड़ेंगे। कॉमन पॉइंट नहीं, जो सब लिखते हैं वो नहीं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे जिसके ऊपर आपकी रिसर्च अलग ही दिखे। तो प्यारे छात्रों, ये कोर्स आपके लिए है ना। इसके लिए आपको मेरा जो है स्पेशल क्लासेस मेरी ज्वाइन करनी पड़ेगी यदि आपको टॉप स्कोर लेना है। तो मैं कुछ वीडियोस जो है आपके यूट्यूब पर भी अपलोड कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा सा अनअकैडमी की कोर्सेज की को समझते हैं। हमारी डेली लाइव क्लासेस होती है हम लोगों की। इसमें हम आपको लाइव क्लासेस में जो आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके डाउट्स के आंसर्स आपको देंगे, है ना। आपको आंसर्स के पूल समझाएंगे। साथ ही आपकी लाइव टेस्ट सीरीज रहेगी। आप पढ़ने के बाद जो है अपनी क्विज दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक फायदा ये मिलेगा कि आप का वैल्यूएशन हो जाएगा, मूल्यांकन आपका हो जाएगा कि आपका कितना तैयार है ना। हम लोगों का जो कोर्स है, हम लोगों को ने जो कोर्स बनाया है हमारे 360 बैच वालों ने, वो बड़ा स्ट्रेटजी के साथ तैयार किया है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 2021 का मेंस जो है आपका किसी भी हाल में हम लोग, हमारा ग्रुप जो है, रुकने नहीं देंगे, है ना। आप हमारे वीडियोस को जो है अनलिमिटेड एक्सेस के थ्रू देख सकते हैं। प्यारे छात्रों, इसलिए आपको मैं कहूंगा कि अनअकैडमी पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और आप जो है हम लोगों का सब्सक्रिप्शन लीजिए। करना कुछ नहीं है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको हमारी डेली लाइव क्लासेस दिखेंगी, ये हमारे फीचर्स आपको दिखेंगे। हमारे बहुत बेहतरीन टीचर्स जो हैं वो लाइव क्लासेस लेते हैं, टॉप रैंकर टीचर्स हैं। इनके जो कोर्सेस हैं इनको लाखों बच्चे देखते हैं, इनका हजारों घंटों का जो है वो वीडियोस जो अवेलेबल है। और बड़ा कंप्रिहेंसिव सिलेबस हम लोगों ने तैयार किया है। मतलब एक चीज मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोग आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाने वाले, बहुत लिमिटेड कंटेंट पढ़ाएंगे लेकिन सटीक पढ़ाएंगे। सटीक जितना पढ़ोगे उतना सिलेक्शन आपका नजदीक होगा, है ना। तो आप हमारे अनअकैडमी के पूरे बोर्ड के ऊपर ये चीजें देखोगे। आपको यदि आप इसका एक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसको आप जो है इस तरह से कर सकते हो। इसमें हमारे टीचर्स जो है जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं उनको आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए जरा। बेहतरीन टीचर्स हैं, मतलब टॉप रैंकर टीचर्स हैं, हजारों स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारी सब्सक्रिप्शन लीजिए तो मैं आपको स्पेशल क्लासेस में आंसर राइटिंग पर बेहतरीन टॉप रैंक लाने के लिए पॉइंट्स सिखाऊंगा। आपको करना कुछ नहीं है। आप यदि 1 महीना पढ़ना चाहते हैं तो आपको ओनली 1400 रुपीज पे करने हैं, ठीक है। और आप यदि 3 महीने पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है 3500 रुपीज पे करने हैं। और 6 मंथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको 5600 रुपीज पे करने हैं। और 12 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको 7000 रुपए पे करने पड़ेंगे। और 2 साल के लिए आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे हिसाब से 7000 और 8400 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप जो है 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और एक बात दोस्तों, कि आप यदि हम लोगों का रेफरल कोड यूज करोगे, है ना, जैसे मेरा रेफरल कोड है SP आनंद जाट, तो मैं आपको जो है फीस में करीब 10% मेरी ओर से आपको डिस्काउंट मिलेगा।
है ना। तो आप SP आनंद जाट जो है वो वहां पर लिखकर आप जरूर ये सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो जो है आपको फीस में जो है काफी डिस्काउंट मिलेगा। आपको 12 महीने के लिए करीब 6300 रुपए ही जमा करने पड़ेंगे, और 24 मंथ्स का आप यदि सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 8400 की बजाय 7560 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे, ओनली इतना। तो आप इतना मानिए कि ये काफी किफायती है आपके लिए। और मेरे हिसाब से यदि आप 24 मंथ का लेते हैं तो शायद 11 रुपीज पर डे के हिसाब से ज्यादा पर डे के हिसाब से आपको पड़ेगा। मतलब मंथली हम देखें तो 315 रुपए का लगभग होगा, है ना। तो इतना सस्ता कोर्स में आपको इतने टॉप की लेवल के फैकल्टीज मिल रहे हैं, है ना। बड़े शहरों में आप जाते हैं तो आपको बहुत लमसम फीस लगती है, बहुत थोड़ी फीस में आप अनअकैडमी पे अपने घर पे बार बार पलट पलट के आप वीडियोस देख सकते हैं। 15 तारीख से फीस बढ़ने वाली है, इसलिए ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था। जो अभी 12 महीने की आप फीस देते हैं 7000, उसकी जगह आपको 8800 रुपीज पे करना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, 2 दिन बचे हैं, आज ही सब्सक्रिप्शन ले लो। और 24 मंथ्स का जो अभी तक आप 8400 रुपीज देते थे, अब आपको 12800 रुपए पे करने पड़ जाएंगे। लेकिन इसके फायदे हैं, मतलब ये मत सोचो कि फीस बढ़ जाएगी, गलत हो गया ऐसा, नहीं नहीं नहीं, सब उसके फीचर्स मिलेंगे आपको। घर बैठे एक प्यारी सी मैगजीन मिलेगी जिसमें पूरा करंट अपडेट रहेगा, बहुत अच्छा नोट्स रहेगा। कई बार आप नोट्स जो है डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, कॉपी नहीं करवा पाते हैं, तो वो सारी व्यवस्थाएं आपको घर बैठे मिलेगी। कोचिंग में हम जब जाते हैं लाखों रुपए फीस भरते हैं, जो फिर हमें नोट्स मिलता है, कंटेंट मिलता है और मैगजीन्स मिलती है, करंट अफेयर्स मिलता है, वो सब चीजें हम इस फीस बढ़ने के साथ देने वाले हैं। तो यदि आपको ये फायदा 2 दिन के अंदर चाहिए, मतलब पुरानी फीस में नई फीस का फायदा चाहिए, तो मेरे भाई समय कम बचा है, आज ही जाके सब्सक्रिप्शन ले लो। प्यारे छात्रों, आपसे एक सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए किस प्रकार पॉलिसीज में चेंज करना चाहिए। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सी ऐसी पॉलिसी लाई जानी चाहिए जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट हो जाए। और चूंकि आप एक बात हम जानते हैं इस बात को कि सरकार अगले 2-3-4 सालों में किसानों की आमदनी दुगनी करने के ऊपर बहुत फोकस कर रही है, तो आखिर कैसी एडवाइस हो सकती है, ये क्वेश्चन है ना। ये प्रीलिम, ये मेंस में तो छोड़ो, आपके इंटरव्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन बातों को जान लो, इंटरव्यू में आप बहुत सॉलिड जवाब देने वाले हो। क्या देने वाले हो? बहुत सॉलिड जवाब देने वाले हो। इसलिए प्यारे छात्रों, आपको इसका उत्तर जो है समझना चाहिए। मैं इसका बुलेट पॉइंट्स, मतलब आप जो आंसर लिखेंगे, बहुत सॉलिड पॉइंट में आपको समझाने जा रहा हूं। पहला पॉइंट है कि किसानों को प्रशिक्षित करने में, किसानों को ट्रेनिंग देने में एक्स इफिशियंसी एंड वाई इफिशियंसी वाली एजुकेशन को अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है, बड़ी टफ लगती है इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज। ये बात भी सुनने में बड़ी अजीब लग रही होगी कि ये किस टाइप की बात हुई। बहुत इजी है। कैसे इजी है? एक्स इफिशियंसी की एजुकेशन जो है वो जुड़ी हुई है कॉस्ट कटिंग की ट्रेनिंग को लेकर, और वाई इफिशियंसी की एजुकेशन जो है वो जुड़ी हुई है अपॉर्चुनिटी की एजुकेशन को लेकर। देखो एक बात समझाऊं आपको मैं, बहुत सारे देश हैं लाइक जापान। जापान अपने टोटल एजुकेशन सिस्टम को एक्स इफिशियंसी की एजुकेशन पे फोकस करता है, मतलब अपनी लागत को कम करने के ऊपर ये अपने पूरे एजुकेशन फंडामेंटल को इन्होंने फोकस कर दिया है। छोटे से बच्चों को भी ये ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब हम तो एक जनरल से टेक्नोलॉजी नहीं सीख पा रहे हैं, और ये इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम तो लागत को कम करने की शिक्षा देते हैं, इसलिए तो इतनी टेक्नोलॉजी सीख पाए। एजुकेशन सिस्टम का फोकस ही वही है। एक एग्जांपल में देता हूं आपको मैं, जैसे ये एक आप पहले बाइक देखते थे, ये स्कूटी देखते थे एक्टिवा की। इसकी कीमत होती थी करीब 51,000, पुराना मॉडल था। इसका माइलेज भी बड़ा कम होता था, 35 किलोमीटर पर लीटर का। और करीब इन एक्टिवा होंडा जो कंपनी है, उनको बनाने में लागत आती थी करीब 17,000 रुपीज, 17,000 रुपए। इन्होंने टेक्नोलॉजी पे बहुत इनोवेशन किया। इनोवेशन में करने के बाद में उन्होंने उसमें कॉस्ट कटिंग की। कॉस्ट कटिंग करके उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है उसकी हो गई घट के 17,000 रुपए मात्र।
कितनी हो गई, मात्र 17,000 रुपीज तक की उनकी कॉस्ट, 14,000 रुपीज तक की इनकी कॉस्ट आने लगी। पहले इनकी कॉस्ट कितनी थी, 17,000 रुपए तक की इनकी लागत थी, इसको घटा के इन्होंने कितना कर दिया, 14,000 रुपए करी, कुछ चेंजेस किए होंगे, है ना। तो ये जो है हम कर सकते हैं, हमारी सरकार जो है ऐसा एजुकेशन सिस्टम लेके आ जाए तो हमारे किसान भी अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकेंगे। ठीक है, तो ये जापान ऐसा संभव है कि कर पाता है, हम लोगों को भी, हमारे किसान एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यही प्रॉब्लम है भाई। एक किसान यदि 100 क्विंटल का प्रोडक्शन करता है तो भैया 70% तो उसकी लागत लग जाती है। मैं खुद किसान हूं, मेरे यहाँ बहुत फसल पैदा होती है, जब फसल पैदा होती है तो बहुत दिखती है, अरे वाह इतनी फसल, लेकिन मार्जिन बहुत कम होता है। तो किसानों की यही समस्या, मार्जिन बड़ा कम है, 30% ही मार्जिन मिलता है। तो बात यह है कि यदि हम लोग कॉस्ट कटिंग करना किसानों को सिखाएं तो ये दिन पलटे जा सकते हैं कि किसानों की आय जो है वो बढ़ सकती है ना। कॉस्ट कटिंग सिखाएंगे तो वो दिन भी आ सकता है कि लागत जो है 30% ही रह जाए और मार्जिन जो है 70% हो जाए, ऐसा कुछ किया जाए। हमारे क्या है कि असल में हम एजुकेशन जो देते हैं वो प्रोडक्शन देते हैं, लागत की, ये अपना प्रोडक्शन किसान कैसे बढ़ा ले इसकी शिक्षा हमारे यहाँ दी जाती है, लेकिन इस बात की शिक्षा नहीं दी जाती कि कैसे लागत को कम किया जाए। एक और है अपॉर्चुनिटी की एजुकेशन। हमारे देश में वाई एफिशिएंसी की एजुकेशन का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी की एजुकेशन। मैं एक सिंपल सी बात आपको समझाऊं, हमारे यहाँ नहीं दी साहब, अपॉर्चुनिटी की एजुकेशन नहीं दी, उसका रिजल्ट आपको दिखाता हूं। ये एक खरपतवार आप देखिए, ये एक खरपतवार है जो हमारे मध्य प्रदेश में पैदा होती है, ये वाली खरपतवार, ये वाली, ये खरपतवार का नाम है नागर मोथा। क्या नाम है, नागर मोथा नाम की खरपतवार है। होता क्या है इसका, किसान इसको फेंक देते हैं फसलों में, ये जो है फसलों को नुकसान पहुंचाती है, उनका न्यूट्रिशन खींच लेती है, इसलिए किसान उसको खेत से बाहर उखाड़ के फेंक देते हैं। हमारे यहाँ कुछ व्यापारी लोग हैं उसको इकट्ठा करते हैं, ट्रकों में भरते हैं और उसको ब्रिटेन भेज देते हैं, लंदन भेज देते हैं। लंदन से उस खरपतवार से हार्ट की मेडिसिन बनती है और बहुत महंगी बिकती है वो मेडिसिन बनती है, लेकिन किसान उसको क्या करते हैं, खरपतवार समझ के फेंक देते हैं। किसानों को इससे कोई भी फायदा नहीं होता है। अरे यही तो अपॉर्चुनिटी हमने नहीं दी साहब, अपॉर्चुनिटी की एजुकेशन नहीं दी, उनको पता ही नहीं है किसानों को कि हमारी, हम जो खरपतवार को फेंक रहे हैं उसका ये फायदा हो रहा है। जो लोग इन खरपतवारों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, वो इतना फायदे में, इतना फायदे में है कि किसान तो कभी सोच भी नहीं सकता कि ये भी हो सकता है। मतलब यदि किसान फसल से ज्यादा इस खरपतवार को पाल ले तो शायद जो उनको नुकसान हो रहा है वो भी फायदे में कन्वर्ट हो सकता है जी। तो मैं आपसे ही कह रहा हूं, क्या आप कॉस्ट कटिंग सिखाइए किसानों को, ठीक है, कॉस्ट कटिंग की एजुकेशन दीजिए और साथ ही उनको अपॉर्चुनिटीज की एजुकेशन दीजिए। बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनकी कीमतें मार्केट में बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन किसानों को कुछ भी पता नहीं, और उसका रिजल्ट है कि हमारा किसान दुखी है, गरीब है, दरिद्र है। तो मेरे छात्रों, हमें देना क्या है, किसानों को एक्स प्रभाव की शिक्षा, एक्स एफिशिएंसी की एजुकेशन और वाई एफिशिएंसी की एजुकेशन हमें देनी है, प्रोवाइड करानी है। एक्स मतलब लागत कम करने की शिक्षा, कॉस्ट कटिंग की एजुकेशन हमें देनी है, और वाई एफिशिएंसी का मतलब हमें जो है अपॉर्चुनिटी की एजुकेशन देनी है कि किसान अपनी फसल को किस मार्केट में कितने अच्छे दामों में बेच सकता है। तो मेरी सलाह शायद आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपने मेंस के आंसर में इसको यूज कीजिएगा, कॉपी जो चेक करेंगे वो बहुत अच्छा स्कोर आपको देंगे। ये एक्स एफिशिएंसी और वाई एफिशिएंसी जो है ये एक स्टैंडर्ड है, मानक है, ये है ना, एजुकेशन का मानक है, एक्स प्रभाव वाई प्रभाव। तो ये हमारे यहाँ किसानों को ट्रेनिंग करने में देना चाहिए। नेक्स्ट आता है, हाँ एक बात और, कि यदि हम अपॉर्चुनिटी एजुकेशन देते हैं तो ये जो अभी एपीएमसी एक्ट लेके आए हैं ये भी बड़ा इसका इफेक्टिव फायदेमंद होगा, नहीं तो एपीएमसी एक्ट का कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा। किसानों को यदि हम प्रशिक्षित ही नहीं करेंगे कि आप अपनी फसलों को कितने अच्छे मार्केट में कितने अच्छे दाम में बेच सकते हैं, तो एपीएमसी एक्ट में जो मंडी के बाहर भी फसलों को बेचने के लिए जो मार्केट ओपन किया सरकार ने, उसका तो कोई फायदा ही नहीं मिलेगा ना। तो अपॉर्चुनिटी एजुकेशन का हमें एपीएमसी एक्ट को पास करने से फायदा मिल सकता है, मतलब दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। तो ये बात आप जरूर अपने मेंस के आंसर में इनपुट करिएगा। कॉपी चेक करने वाले बस देखते ही प्रसन्न हो जाएंगे, आपको हाईएस्ट स्कोर देंगे, पहले पॉइंट में ही खुश।
सेकंड पॉइंट आप बताइएगा, पॉइंट ये होगा कि हमारे यहाँ पशुधन पालन और मत्स्य पालन, इन दोनों सेक्टर में जो इतना जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, सरकारों ने उतना इन्वेस्टमेंट किया नहीं। सरकार का पूरा फोकस जो होता है खासतौर पे विपणन को लेकर होता है, किसानों की फसलों को पैदावार करके होता है, लेकिन पशुधन के ऊपर उनका कोई भी फोकस नहीं होता है। मछली पालन के लिए किसानों को कभी भी प्रमोट नहीं किया जाता, ट्रेनिंग नहीं दी जाती। उसका रिजल्ट है कि किसानों की आय नहीं बढ़ पा रही। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ जितना निर्यात होता है, जितना एक्सपोर्ट होता है, उसका अधिकतम भाग जो है वो सी फूड होता है, समुद्री उत्पाद, मछली वगैरह, एल्गी वगैरह, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन इनके ऊपर तो ध्यान देने की बजाय सरकार ने क्या केवल फसलों के ऊपर फोकस किया। नहीं नहीं, आपको सरकार को जो है पशुओं को पालने पर भी फोकस करना चाहिए। तो प्यारे छात्रों, ये सजेशन भी आप देना चाहिए, दे दीजिएगा मेंस एग्जाम में, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी है। इसमें जो फूड सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट से बहुत इजी है। जैसे कुछ देश है, न्यूजीलैंड, ये गरीब देश है, कोई बहुत रिसोर्सेस के मामले में गरीब देश है, लेकिन यूं गरीब नहीं है। और हमारा एक देश है, रिसोर्सेस के मामले में अमीर है। जैसे एक किसी अर्थशास्त्री ने कहा है कि भारत जो है बहुत अमीर देश है, लेकिन यहाँ गरीब बसते हैं। बहुत बड़ी बात कही साहब। भारत एक ऐसा देश है जहां अमीरी तो बहुत है, लेकिन यहाँ गरीब बसते हैं। क्यों बसते हैं? क्योंकि हमको अमीर होना नहीं आता। ये देश जो है रिसोर्सेस के मामले में कमजोर देश है, लेकिन इन्होंने अपने यहाँ क्या कर रखा है, पशुओं को पाला और उनसे इन्होंने पनीर बनाए, मिल्क पाउडर बनाए और एक्सपोर्ट करते, हमारे देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं साहब। बहुत सारा पनीर हमारे यहाँ आता है। समझ रहे मेरी बात को? तो मेरा कहने का मतलब है कि हम पशुधन का पालन करने से जो है हम इस अपनी किसानों की आमदनी को अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं। तो सरकार को ये सलाह दीजिएगा, दे सकते हैं हम लोग, मीन्स में लिख सकते हैं इस पॉइंट को कि जो पशु और मछली पालन, मुर्गी पालन है ना, इनको यदि बढ़ावा दिया जाए, और मध्य प्रदेश में तो वो आपको पता है ना, वो ब्लैक कलर का मुर्गा कड़कनाथ है ना, तो वो तो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मीट प्रोड्यूसर प्रोडक्ट है, उसको प्रमोट करना चाहिए। इसकी सलाह आप जरूर दीजिएगा। तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अनुसंधान के ऊपर सरकार को कुछ राशि बढ़ाना चाहिए, है ना। उसको पूरे जीडीपी का 1% किए जाने की जरूरत है। अभी जो है वो बहुत कम है, 0.40 तक ही है। तो सरकार को जरूरत है कि 0.40 से बढ़ा के उसको 1%, 1% तक सरकार करे। कितना? 1% तक करे। ठीक है, ये आप लिखिएगा उसमें। तो जीडीपी का, किसका? जीडीपी का 1% करिए। पॉइंट आप जरूर लिखिएगा, डाटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगला, आप ये भी एक पॉइंट लिखिएगा कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर जो होती है सबसे ज्यादा जलवायु से प्रभावित होती है। हम एक बात जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है। जैसे 2018 में पानी कम गिरा, फिर 2019 में बहुत गिरा, 2020 में अच्छा खासा गिरा लेकिन लेट गिरा। अब ये जो सिस्टम चलता है क्लाइमेटिक चेंज का, इस वजह से किसान भ्रमित होते रहते हैं कि हम कौन सी फसल बोएं, कौन सी नहीं बोएं, परेशान रहते हैं। तो क्यों ना क्लाइमेट स्मार्ट विलेज की अवधारणा को फोकस किया जाना चाहिए। अरे आप पूछो, बोलोगे कि ये है क्या आखिर ये क्लाइमेट स्मार्ट विलेज? तो यहां पर आप एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो है पूरा क्लाइमेट स्मार्ट विलेज बने हुए। देखो, जो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज होते हैं ना, वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर गांव है। गांधी जी की जो धारणा है ना, उसके अनुसार है ये गांव, आत्मनिर्भर गांव, अपनी बिजली खुद बना रहे। जब पानी ज्यादा आ जाता है तब वो उस पानी को स्टोर कर लेते हैं, और जब पानी कम गिरता है, मानसून से कम आता है, तो वो उस पानी को वहां पर यूज करने लग जाते हैं।
जैसे हिमालय तंत्र में इस तरह की प्रक्रिया चली। आपने सोनम वांगचुक का नाम सुना, उन्होंने इस फील्ड में काम किया है। उन्होंने क्या किया कि हिमालय ग्लेशियर जो है वो बहुत तेजी से पिघल रहे थे। क्या होता है कि उन्होंने बारिश के मौसम में उन्होंने सीढ़ीदार कुछ गड्ढे बनाए जिसमें पानी रुक जाता है और ठंड में वो पानी फिर बर्फ में जम जाता है। इससे ग्लेशियर में जो क्लाइमेटिक चेंज का इफेक्ट हो रहा था उसका हम लोगों ने निदान खोज लिया। तो बड़ा इफेक्टिव काम है। इस तरह से विलेज भी बनाए जा सकते हैं और भी गांव में ये काम किया जा सकता है। जब डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे तो मेरी आपसे आशा रहेगी कि आप भी इस फील्ड में काम करेंगे। ये असल में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। ग्रामीण जो है आपका आधारभूत संरचना उसका भाग है। कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए ग्रामीण आधारभूत संरचना का तो आप उसमें ये पॉइंट लिखिएगा कि गांव में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज है ना, आप वो जो विकसित करने की आवश्यकता है ना। ये धारणा बहुत अच्छी है। अगला है एक और पॉइंट कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए। ये पॉइंट आपको लिखना है। देखो एक बात समझिए, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। उसकी वजह है कि वहां पर जैसे अभी कहा तो जा रहा है कि एपीएमसी एक्ट आया है तो अंबानी अडानी ये बहुत इन्वेस्टमेंट आ जाए। नहीं आएंगे साहब, एग्रीकल्चर सेक्टर में अंबानी अडानी नहीं आने वाले, वो भ्रम है लोगों का। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि खेतों को इक्वल करने में, उनको बराबर करने में, खेतों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, उसका भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जो किसान है वो जानते हैं कि खेतों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है। वहां पर नहरें बनाना पड़ता है, ढलानदार खेत बनाना पड़ता है, इस तरह की व्यवस्थाएं लानी पड़ती है। उसके लिए बहुत खर्चा लगता है और उतना प्रॉफिट होता नहीं है। तो अब जो है काफी भूमिया जो है हमारे यहाँ पर इस तरह का एग्रीकल्चर जो फार्म हाउस का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो चुके हैं। इसलिए अब प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमारे यहाँ और अच्छी पैदावार हो सकती है और अच्छा काम हो सकता है। इसके ऊपर अच्छे रूल बनाने होंगे सरकार को। आज एपीएमसी एक्ट लाए हैं, कल और भी कोई एक्ट लाने पड़ सकते हैं, तो वो बात आप लिखिएगा। और एक और पॉइंट है कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के आंकड़े इकट्ठे करने के लिए सीएसओ का यूज होता है, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग का उपयोग होता है, तो वो अब नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक अलग विभाग जो है बनाया जाना चाहिए जो कि किसानों के लिए काम करे। किसानों में कौन लाभार्थी होते हैं योजनाओं के, उनकी पहचान करे, सब्सिडियों के लिए व्यवस्था करे। ये सब चीजें जो है एक अलग विभाग इसके लिए होना चाहिए। ये आपको एडवाइस देना है ना। मतलब हम अभी तक उस संस्था से एग्रीकल्चर सेक्टर का सर्वे करवा रहे हैं जो सबका कर रहे हैं। नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर का एक अलग सर्वे इंस्टीट्यूशन की डिमांड है हमारे यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा कि क्रेडिट, ऋण, ये किसानों की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है नीड होती है। आपको पॉइंट लिखना है, क्रेडिट भुगतान एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है। बैंक कर्मचारियों के लिए शारीरिक रूप से घर घर जाकर समय पर सभी किसानों को कवर कर पाना संभव नहीं होता है। ऐसे में यदि इस प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दिया जाए तो त्वरित अनुमोदन के साथ ऋण वितरण के दायरे में वृद्धि की जा सकती है। उदाहरण के तौर पे आधार कार्ड के बेस पर जो है क्रेडिट देना चाहिए। देखो क्या है कि हमारे यहाँ जो नाबार्ड की बैंकें चलती, जैसे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक चलते हैं, है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें चलती हैं। ये जो बैंकें हैं ये किसानों को क्रेडिट प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन क्या है कि इसका जो तरीका है, तौर तरीका है, डोर टू डोर पहुंचने का नहीं है। तो जो किसान बैंकिंग सिस्टम से अनजान है, अज्ञान है, वे लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। यहां तक कि किसान सम्मान निधि का पैसा भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। छोटे किसान, बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसान सम्मान निधि के बारे में जानते ही नहीं। तो आधार कार्ड से लिंक करके उनको घर घर तक जो है क्रेडिट पहुंचाना चाहिए। किसान संपदा योजना का भी लाभ उनको देना चाहिए, किसान जो है सम्मान निधि का भी लाभ उनको देना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो है, जो नाबार्ड को अपने सिस्टम को बड़ा फ्लेक्सिबल बनाने की जरूरत है। ये आप पॉइंट मेंस के आंसर में लिखिएगा, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। और इसके लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो सकता है। डिजिटल सिस्टम को एक बार सरकार को थोड़ा सा नेटवर्क के ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर डिजिटल के माध्यम से सरकार जो है ये काम कर सकती है। और एक पॉइंट कि भू अभिलेखों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइज करने की जो है जरूरत है।
ऑर्गेनाइज डिजिटल सिस्टम पे लाना चाहिए। आज भी किसानों के साथ ये हो रहा है कि किसान जो, पता है आपको किसान सबसे ज्यादा लड़ते किस बात पे है? ये भी एक आश्चर्य की बात है कि किसान आखिर क्यों लड़ते हैं। किसान लड़ने का मेन कारण होता है किसानों का आपस में लड़ने का, वो होता है अब इसने मेरी मेड़ तोड़ दी, उसने मेरी मेड़ तोड़ दी। किसान अपनी मेड़ तोड़ने पे से सबसे ज्यादा झगड़ा करते हैं हर साल। वो एक ऐसी सीमा रेखा होती है किसानों की, भारत पाकिस्तान ये के बीच में जो तनाव है उसकी वजह से भी लोग इतने नहीं मरते, उससे ज्यादा किसान हमारे यहाँ खेत में मेड़ टूटने की वजह से मरते हैं। तो इसलिए जो हमारे यहाँ भू अभिलेख हैं उनको ज्यादा व्यवस्थित करने की जरूरत है, ज्यादा सैटेलाइट से जोड़ने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि किसान इसकी वजह से परेशान है। आप लोगों को इस पर बात नहीं दिखती होगी, क्योंकि ये जो घटनाएं होती हैं ये क्राइम केसेस में आती हैं और बहुत छोट-पुट एरिया में होती हैं, लेकिन होती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्राइम होता है वही है, इसलिए इसको व्यवस्थित करने की जरूरत है। भूमि अभिलेखों को किससे जोड़ने की जरूरत है? जो है लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की जरूरत है। किसान बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सीधे किसान होते हैं, सामान्य किसान होते हैं, झगड़ा वगड़ा नहीं कर पाते। उनकी तो ये स्थिति होती है कि उनके पास मान लो 10 एकड़ जमीन है, तो पता लगता है कि जब नपती करवाने जाते हैं तो 8 एकड़ ही निकलती है। तो ऐसी स्थिति किसानों के साथ में है। तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर इंप्रूवमेंट किया जाना चाहिए। फिर आती है बात कीटों और बीमारियों के लिए एक जो है एक निदान के लिए डिजिटल सिस्टम का यूज किया जाना चाहिए। पोषण संबंधी सलाह के लिए भी डिजिटल सिस्टम का यूज किया जाना चाहिए। इसके लिए एक सूचना प्रणाली होना, भाई देखिए मोबाइल सबके पास है ना? तो सरकार को कुछ ऐसे एप्लीकेशंस कंपलसरी करने चाहिए किसानों के लिए, जिन पर सारे इस टाइप के परामर्श जो है अवेलेबल हो। अभी वैसे इसके ऊपर काम हुआ है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आने लगे हैं जो किसानों को पोषण संबंधी सप्लीमेंट रिलेटेड जो है एडवाइस देते हैं और उनको बीमारियों और कीटों है ना इनके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। लेकिन इसके ऊपर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये पॉइंट आप लिखिएगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ई अध्ययनों द्वारा प्रमाणित है कि उच्च मूल्य वाली फसलों और कृषि उद्यमों की ओर ध्यान देने वाले किसानों की आय में तेजी से वृद्धि होती है। अतः मध्य प्रदेश में कृषिगत गतिविधियों के विविधीकरण को गति देनी होगी। मतलब मेरा कहने का मतलब, हमारे क्या है, मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादन करते रहते हैं, सोयाबीन का उत्पादन करते रहते हैं, बहुत मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान बहुत अनजान घूम रहे हैं, है ना? बाकी जो समृद्ध राज्य हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जिन किसानों ने बहुत पैसा कमाया है, पता उन्होंने किससे कमाया है? मशरूम से कमाया है ना? ये कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो बहुत प्रॉफिट वाली होती हैं। मैंने बिहार के एक किसान के बारे में सुना कि एक महिला है, उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि उनकी 2 बेटियां थी, उसमें से एक बेटी को बेचना तक पड़ गया। इतना बुरा समय, मतलब एक अकल्पनीय बुरा समय था। लेकिन गांव में किसी ने जो है उनको मशरूम उत्पादन करने का ट्रेनिंग दे दिया। अब मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग क्या दे दी उन्होंने, अपने जो क्षेत्र अपने अपने उन्होंने एक किराए पर एक भूमि ली और वहां पर मशरूम का प्रोडक्शन किया और पहले ही साल में इतने प्रॉफिट में आ गई कि अपनी बेटी को भी छुड़ा लिया और अपने लिए एक भूमि खरीद ली। धीरे 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 ये स्थिति है कि 9 साल में वो बिहार के टॉप किसानों में आती हैं, केवल मशरूम के उत्पादन से। तो आप इतना समझिए कि हमारे यहाँ किसानों को हम ये सजेस्ट करें कि आप ट्रेडिशनल क्रॉप्स की बजाय, मतलब ट्रेडिशनल फसलों की बजाय ऐसी फसलों के उत्पादन पर फोकस करें जो मार्केट में अच्छी कीमत रखती हैं, है ना? तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा ये पॉइंट बोलने के ऊपर। फिर आप बोलिए बेहतर सिंचाई के साधनों की जरूरत है। देखिए आप आसपास अपने सिंचाई के साधन देखेंगे तो बहुत बुरी स्थिति में, हम आज भी वही पैटर्न यूज कर रहे हैं जो 20 साल पहले करते थे। मतलब हमारे यहाँ स्प्रिंकलर्स जो होते हैं उसके थ्रू पानी दे रहे हैं हम लोग किसान, है ना? जो खेतों में नहरों से पानी जो है पाल बना बना कर, मेड़ बना बना कर दी जा रही है। ट्रेडिशनल सिस्टम, इसमें पानी का वेस्टेज बहुत होता है। तो जिन क्षेत्रों में ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहां पर थोड़ी सी एडवांस जो है, मतलब जहां पर पानी कम है उन क्षेत्रों में थोड़े से एडवांस सिस्टम को यूज करके सारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, सारे किसानों को, सारे खेतों को
जो है सिंचित किया जा सकता है। जैसे ये एक तस्वीर यहाँ पर आप देखिए, इस तस्वीर में ये इजराइल का सिस्टम है। इजराइल में पानी की कमी है, लेकिन इजराइल 80 लाख की जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद भी अपने यहाँ का वाटर सप्लाई, खेतों में पानी की पूर्ति खुद कर लेता है। उन्होंने क्या कर रखा है कि जमीन के नीचे पाइपलाइंस लगा रखी है। मतलब जब ऊपर फसलों में पानी देते हैं और पानी जो वेस्टेज होता है, जो जमीन के अंदर रिस जाता है, वो पानी रिसने की बजाय पाइप के थ्रू अगले खेतों में चला जाता है। मतलब पानी का बेजा इस्तेमाल, बेहतरीन यूज ये लोग करते हैं। ऐसी कुछ तकनीकों को भी हमारे यहाँ लाए जाने की जरूरत है। मीन्स में तो पूछेंगे ही पूछेंगे, इंटरव्यू में भी इसके ऊपर चर्चा जरूर हो सकती है। याद रखना, एमपीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स के ऊपर यदि पूछेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमी वाला स्टेट है। एक और पॉइंट फिर आप लिखिएगा कि एकीकृत मूल्य श्रृंखला के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। देखो, किसानों को जो है इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन सिस्टम से अवेयर कराना चाहिए, तो किसान बहुत अवेयर हो सकते हैं, उनकी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। आप बोलेंगे कि ये है क्या? देखो, ये यहां पर दिया है, जैसे सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, ये इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन सिस्टम जो है इससे जुड़ा हुआ है। देखिए, किसानों को कच्चे माल, किसान तो कच्चे माल वाले होते हैं, उनको जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को का जो प्रोडक्ट होता है उसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसके ऊपर नॉलेज देने की जरूरत है। तो किसान खुद इनोवेशन की फील्ड में उतर जाएंगे। वो अभी अपन अनभिज्ञ हैं, ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। उनको पता होना चाहिए कि हमारा जो गेहूं है ये कहाँ जा रहा है, ये कंज्यूमर तक जा रहा है तो किस फॉर्म में जा रहा है, ये नूडल बन के जा रहा है, आटा बन के जा रहा है, या गेहूं ही बन के जा रहा है, या पास्ता बन के जा रहा है। आप जानते हैं पास्ता की कीमत क्या है? एक 65 ग्राम का पास्ता, 65 ग्राम का पास्ता जो है 25 रुपए में आता है। ये प्राइस है। किसान को पता नहीं है कि उनके गेहूं से ऐसा भी होता है। नूडल्स का भी जानते हैं कि आपकी 75 ग्राम जो 12 रुपए का आता है। तो ये किसान इसके बारे में अवेयर नहीं है। कोई नूडल्स और पास्ता बनाना बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाला काम नहीं, बहुत इजी टेक्नोलॉजी होती है। 1-2 लाख रुपए में मशीन उसकी घर पे डल सकती है, किसान बना सकता है, लेकिन किसान को पता नहीं है। तो इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन सिस्टम से किसानों को अवेयर कराना चाहिए, तो किसानों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। ठीक है। और आप लिखें कि भंडारण की व्यवस्था किसानों के लिए अच्छी की जानी चाहिए। देखिए, आप एक बात समझें कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो है कि भंडारण नहीं होने की वजह से 30% तक जो है आपका जो अनाज है वो खराब हो जाता है। एफसीआई की खुद की रिपोर्ट है, एफसीआई तो 22% से 27% का दावा करता है। तो इसको कम किए जाने की जरूरत है। इसके लिए भंडारण, कोल्ड चेन वगैरह होना चाहिए। देखो, आप एक बात समझो कि हमारे यहाँ एक समय ऐसा होता है जब टमाटर के भाव जो है बहुत बढ़ जाते हैं, और एक समय आता है तब बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका एक कारण है। कारण यह है कि एक सीजन होता है जब टमाटर का बहुत प्रोडक्शन होता है, तो मार्केट में टमाटर बहुत ज्यादा आएगा, तब उसके भाव गिर जाते हैं। एक सीजन ऐसा होता है कि टमाटर और प्याज जो है उनका प्रोडक्शन बहुत कम होता है, डिमांड उतनी की उतनी होती है, तो फिर ऐसे में उसका भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यदि कोल्ड चेन होगी तो जब जिस सीजन में ज्यादा प्रोडक्शन होगा तब उसको स्टोर करके रखा जाएगा, जिस सीजन में कम होगा तो उस समय में जो है उसको सप्लाई कर दिया जाएगा। तो इससे फायदा ये होगा कि जो है सप्लाई और डिमांड के ऊपर बैलेंस मैनेजमेंट हो सकेगा। तो इससे ना तो ग्राहकों को ज्यादा कीमतें पे करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि प्याज, टमाटर ये कुछ ऐसी चीजें होती है इन्होंने सरकारें तक गिराई। इतना बता दूं आपको मैं, प्याज की वजह से एक सरकार हमारे यहाँ गिर चुकी है। तो इसको बहुत ज्यादा मैनेज करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज खोले जाने की जरूरत है। अभी जो किसान कृषि बिल आए हैं उसमें भी उस इन कोल्ड स्टोरेज में प्राइवेट कंपनी आ जाए, क्योंकि सरकार कितना करेगी, प्राइवेट कंपनियां आ जाए, इसके लिए सरकार ने कुछ सिस्टम उसमें कुछ जो है सेक्शंस जो है जोड़े हैं। ठीक है, तो आप ये एडवाइस भी दीजिएगा। भंडारण जो है कृषि क्षेत्र की एक मूल समस्या है, इस पर चर्चा होनी आवश्यक है। एक और बात, स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको भी आपको हर एक पॉइंट में लिखना चाहिए। वैसे तो हर एक स्टूडेंट लिखते हैं,
ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा मतलब पॉइंट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि है, लेकिन ये पॉइंट कॉमन है, मतलब हर एक स्टूडेंट इस एडवाइस को देंगे ही देंगे। तो आपको हो सके तो ये पॉइंट से थोड़ा सा बचिएगा। यदि आपके पास ज्यादा वर्ड नहीं है तो मत दीजिएगा ये पॉइंट, यदि वर्ड है तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जरूर लेकिन कॉमन पॉइंट, इस पे आपको स्कोर नहीं मिलेगा, है ना। आपको स्कोर चाहिए तो कुछ ऐसे ही पॉइंट लिखना है हमें जो हमें सबसे अलग बनाते हो, सबसे डिफरेंट बनाते हो, हमारी रिसर्च अलग दिखनी चाहिए हमारे पॉइंट्स में। तो स्वामीनाथन आयोग ने कहा था कि किसानों को C2+ 50% जो है फसलों का रेट दिया जाना चाहिए। आप बोलेंगे कि ये क्या है भैया, किसान जो है, किसान की करेंसी की जो लागत लगती है, जितनी फसल में लागत लगती है वो देना चाहिए, प्लस किसानों को मजदूरी पूरी देना चाहिए। किसान क्या होते हैं कि मजदूरों को तो पे करते ही हैं, लेकिन उनके घर के लोग भी खेती के व्यवसाय में काम करते हैं, तो वो बिल्कुल अनपेड लेबर होते हैं, उनका भी पेमेंट उनको देना चाहिए। प्लस बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो खेती को पट्टे पर लेकर भी खेती करते हैं, तो उनकी जो लागत लगती है वो भी दी जानी चाहिए। ये पॉइंट आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में इस चीज को जोड़े जाने की जरूरत है। क्या स्वामीनाथन कमेटी ने किस चीज की बात की? C2+50%। C2+50% का मतलब क्या है? पहला, किसानों का जो भुगतान लगता है, भुगतान मतलब किसानों को बीज खरीदने में लगता है, किसान को क्रॉपिंग में लगता है, किसान को कल्टीवेटिंग में लगता है, किसान को बीज में लगता है, किसान को फर्टिलाइजर में लगता है, किसान को इरिगेशन में लगता है, किसान का इलेक्ट्रिसिटी पे लगता है, लेबर पे लगता है, कटिंग पे लगता है, हार्वेस्टिंग पे लगता है, हर तरह की जो कॉस्टिंग आती है इसको, और खुद की लेबर जो घरेलू मजदूर होते हैं उनकी लेबर का प्राइस, और किसानों को जो भूमि की कीमत आती है उसका भी प्राइस का फायदा मिलना चाहिए, इसको कहते हैं C2। और उसके साथ में स्वामीनाथन जी ने कहा कि C2 मतलब उनकी जो कॉस्ट होती है उसके साथ +50% उनको मार्जिन देना चाहिए, तब किसान जाके ग्रोथ करेंगे। आप बोलेंगे C2+50% का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए किसी चीज को उत्पादन में लागत जो है उनकी 1000 रुपए की आई है, तो +50% मतलब 1500 रुपए उनको दिया जाना चाहिए। C2 क्या हुआ? 1000 रुपए, 1000 मतलब लागत, पूरी लागत, संपूर्ण लागत, +50% मतलब 1500 रुपए। भाई बाकी सारे व्यापारी तो कमा रहे हैं, तो किसान क्यों नहीं कमाएगा? किसान को कम से कम 50% मार्जिन जो है दिया जाने की मेहनत करते भाई, किसान जितना मेहनत कोई नहीं करता। नेक्स्ट, हमें हमारे यहाँ अनुबंध फार्मिंग है ना, मतलब जो है ये किस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, इसको प्रमोट किए जाने की जरूरत है। देखिए एक बात को समझिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है अभी तक भारत में बड़ी असफल रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए अच्छे रूल भी नहीं थे, एक अच्छा रूल लाए जाने की जरूरत है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बड़ा एक सक्सेसफुल कंसेप्ट है, दुनिया के सभी देशों में सक्सेसफुल रहा है, भारत ही जहां पर थोड़ा सा फेल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा धांधलियां हुई है, कानूनों में कमियां रही होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक अच्छा कंसेप्ट है। अभी जो 3 कृषि बिल आए हैं उनके माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में धांधलियां ना हो इसकी कोशिश की गई। अब उसके रिजल्ट देखने की जरूरत है कि बस देखते हैं रिजल्ट उसका क्या होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों को बड़ा ही जो है सिक्योर रखता है। कैसे रखता है? जैसे किसान कोई फसल पैदा करते हैं, अब मान लीजिए कि उस फसल का प्राइस जो है फ्यूचर में गिर सकता है, तो किसान के लिए तो बड़ा सिक्योरिटी वाला टेंशन हो गया कि यार ये फसल ना बोता मैं तो अच्छा रहता भाई। इसकी बजाय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान का फिक्स होता है, जैसे शुगर मिल जहां जहां होती है वहां के आसपास के किसानों को कहा जाता है कि आप गन्ना बोइए, हम आपका गन्ना इस दाम पे खरीदेंगे, ये शुगर मिल कहती है। तो इससे क्या होता है कि किसान बड़े सिक्योर रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती है कि बस फसल आएगी हम इसको जो है शुगर मिल में बेच के आएंगे और हमें पैसा मिलेगा। तो अच्छी कीमतें के लिए किसानों को पहले से पूर्वाग्रह हो सकता है, अच्छी कीमत उनको फ्यूचर में ही पता हो जाती है, पहले से ही पता हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक अच्छा कंसेप्ट है, मतलब इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर दोनों का अच्छा खासा मेल है ये,
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसको भारत में जो है काफी सक्सेसफुल किया जा सकता है। इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप एसडीएम बन जाओ, डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, तो इसके लिए प्रयास करना, तो किसानों का बहुत भला करेंगे, किसान बहुत दुआ देंगे आपको। अगला है बेहतर बीजों का इस्तेमाल करके उत्पादकता में 15 से 20% तक की वृद्धि की जा सकती है। ये आपको पॉइंट लिखना है। 15 to 20% तक की ग्रोथ हो सकती है यदि बीज अच्छे हो। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और इसको मेरे हिसाब से आप समझ लो कान खोल के। हमारे यहाँ जो सीड सर्टिफिकेशन व्यवस्था है, सरकार उसको मैनेज करती है। सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर आपके एमपीपीएससी से सिलेक्ट होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा धांधली होती है, अंडरग्राउंड बहुत धांधलियां होती है। अब मान लीजिए कि किसी सीड कंपनी के सीड को किसी सीड ऑफिसर ने सर्टिफाइड कर दिया और उसमें उन्होंने रिश्वत लेके सर्टिफाइड किया है। अब किसान उस सीड को बोता है तो वो खराब निकलता है, किसान का नुकसान होता है। तो इसको और भी ज्यादा मैनेज करने की जरूरत है। अच्छे सीड होंगे, सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर ईमानदार होंगे, सीड विभाग इसके ऊपर ध्यान देगा, तो मैं ये मानता हूं कि अच्छा खासा प्रोडक्शन किसानों के का हो सकता है। 15 से 20% तक की ग्रोथ जो है लाई जा सकती है ना। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक होते हैं, उनका एक संतुलित यूज होना चाहिए, एक बैलेंस यूज होना चाहिए। इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है ना। फर्टिलाइजर का यदि बेहतरीन इस्तेमाल होगा, सही इस्तेमाल होगा, तो अच्छा खासा किसान प्रोडक्शन दे सकेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पहले हमारे यहाँ यूरिया जो होता था, यूरिया जो है किसान अपने खेतों में जब छिड़काव करते थे तो उनका आप ये समझिए कि यूरिया जितना खेतों में दिया जाता था उसका 50% ही उसका फायदा मिलता था, बाकी 50% तो क्या है कि वेस्टेज जाता था। लेकिन सरकार ने कुछ अनुसंधान किया और नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया, मतलब नीम कोटेड यूरिया आने लगा। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा जो है किसान कम नुकसान के फर्टिलाइजर का यूज कर पा रहा है। तो इनका संतुलित इस्तेमाल करने के ऊपर ध्यान। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा कि सीमांत किसान, छोटे किसान जिनके पास 1-2 एकड़ जमीन से भी कम है, 1 हेक्टेयर से भी कम है, ऐसे किसानों को आमतौर पर बैंकें जो होती है वो ऋण देने में पीछे हट जाती है। इसलिए इनको सामूहिक रूप से इनको कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि कुछ ऐसा नवाचार अपनाया जाना चाहिए कि उनको आसानी से ऋण मिल सके। इसके लिए समूह बनाए जा सकते हैं, इसके लिए उनकी कई अनेक किसानों को मिलाकर कंपनियां बनाई जा सकती हैं। नवाचार यदि किसान, छोटे किसान करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उनको ऋण जो है आसानी से मिल सकेगा। तो आप ये पॉइंट लिखिएगा। और एक बात याद रखना कि सरकारें जब तक सहयोग ना दे इस फील्ड में, सरकारें बीच में आके भूमिका नहीं निभाएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक बात खास तौर पर बता दूं, हमारे यहाँ जो सरकार है, सिस्टम है, पूरा का पूरा रेगुलेटरी है। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम जो है मैनेज करना चाहता है, नियंत्रण वाला है। यदि इस देश को विकसित बनाना है तो प्रमोटिव एडमिनिस्ट्रेशन लाना पड़ेगा। आप कहेंगे ये प्रमोटिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? साहब, प्रमोटिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि अभी तक तो नियंत्रण करते थे, नहीं, अब साथ में सहयोग के लिए आना पड़ेगा। मतलब सरकार एक निजी कंपनी, एक सहायक, एक बिजनेस डेवलपर के तौर पर किसानों के बीच में आए, ये रूप यदि सरकार अपना ले तो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी समृद्धि लाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में खेती के यंत्रीकरण को बढ़ाया जाना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में मात्र 40% ही मशीनरी का यूज होता है। 75% तो ब्राजील यूज करता है, 95% तो अमेरिका यूज करता है। मशीनरी जितनी ज्यादा होगी उतनी लागत कम आएगी, किसान की मेहनत बचेगी,
और ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा से ज्यादा मशीनरी, नई नई मशीनें जो है लाए जाने की जरूरत है। आज भी हमारे यहाँ किसान जो है वो ट्रेडिशनल मशीन्स को यूज कर रहे हैं, इसलिए किसान अब अपनी लागत को भी कम नहीं कर पाते हैं। तो 40% टी है हमारे यहाँ, उसको 75% 95% यूएसए तक ले जा सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, सरकार इनोवेशन में इस फील्ड में काम ही नहीं कर रही। करना चाहिए, ये आपको सलाह पीएससी में देना है। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि को बागवानी से ज्यादा जोड़ने की जरूरत है। बागवानी एक ऐसी चीज होती है जो डेली सेलिंग पर डिपेंड है। पहाड़ी क्षेत्र में चाहे गेहूं सोयाबीन जैसी फसलें ना हो, लेकिन बागवानी हो सकती है। छोटे किसान बागवानी से बहुत लाभान्वित होते हैं। सीमांत किसान जो हैं वो तो बागवानी करते हैं तो ही फायदे में रहते हैं। यदि वो गेहूं सोयाबीन बोने लग जाए तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो बागवानी ज्यादा क्षेत्रों में हो सके, बागवानी मतलब आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये जहां से आते हैं ये बागवानी वाला फील्ड कहलाता है ना, हॉर्टिकल्चर जिसको हम कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। तो किसान इसमें मेहनत बहुत लगती है। हमारे यहाँ अधिकतम किसान क्या होते हैं कि इस मेहनत से बचना चाहते हैं, इसलिए वो हॉर्टिकल्चर की ओर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ज्यादा इनकम यदि चाहिए तो हॉर्टिकल्चर से जुड़ना पड़ेगा। देखो किसान क्या मुर्गी पालन पे फोकस नहीं करते। मुर्गी पालन यदि किया जाए तो उनकी जो बीट होती है उससे अच्छी खाद बनती है, तो पैदावार अच्छी होगी और अंडे भी आएंगे, तो उससे भी रेगुलर इनकम मिल सकती है। लेकिन किसान इस फील्ड में काम ही नहीं करते, कुछ इनोवेशन करना ही नहीं चाहते। बहुत व्यवस्थित काम किया जा सकता है, अच्छी इनकम बढ़ाई जा सकती है, लेकिन किसानों को भी थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा और सरकारों को भी आना पड़ेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस दिन डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, तहसीलदार बन जाओ, इस फील्ड में काम करना, बहुत मजा आएगा, बहुत दुआएं मिलेगी किसानों को, और भारत के विकास में आपका बहुत बड़ा योगदान भी रहेगा। प्यारे छात्रों, आप ये पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन के मद्देनजर को इको प्रणाली को मजबूत करना होगा। ये पॉइंट भी आपको लिखना है। देखो क्या होता है प्यारे बच्चों कि हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़ सकें, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज हैं उनको जोड़ सको, कि उसका एक पूरा मैनेज इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए खास तौर पे काम करना चाहिए। दूसरा मतलब आप ये समझिए कि किसान हमारे यहाँ की फूड कॉर्पोरेशन यूनिट से जुड़ जाए, ऐसा कुछ सिस्टम बन जाए, उनके साथ धांधली ना हो। एक बार इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है, एक बार पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने की जरूरत है। मतलब गेहूं का उत्पादन करने वाले किसान जो है डायरेक्ट बिना बिचौलियों के डायरेक्ट पाजा बनाने वाली कंपनी से जुड़ जाए। इसका एक पूरा सिस्टम यदि बन जाता है तो मेरे हिसाब से किसान समृद्ध हो जाएगा। कृषि आधारित उद्योगों से किसानों को डायरेक्टली जोड़ने की जरूरत अभी नहीं है। डायरेक्टली जुड़े हुए अभी तो व्यापारी बीच में है, बिचौलिए बीच में है। इन सबको खत्म करके पूरा एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। आप ये पॉइंट मेंस में लिखिएगा, बहुत खुश होंगे। पानी के इस्तेमाल का बेहतरीन इस्तेमाल होना चाहिए, इसके ऊपर भी आपको सलाह देना है। देखो क्या है कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश तो पानी से समृद्ध क्षेत्र है, लेकिन सारे क्षेत्र समृद्ध नहीं है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी की समस्या है। तो उसके लिए जो है इजराइल की अनेक तकनीकें भारत में है। अरे इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आप इंटरनेट पे किसानों को कहें कि इसके लिए आप सर्च कीजिए तो उनको अच्छे अच्छे आइडियाज मिलेंगे और वो इस पे काम कर सकते हैं और एक अच्छा जो है वो सिस्टम बनाया जा सकता है। देखो पानी एक ऐसा संसाधन है, वैसे मां नर्मदा की कृपा है कि हमारा मध्य प्रदेश तो विकसित है इस चीज से, लेकिन भारत के अनेक राज्य ऐसे हैं जहां पानी की भारी कमी है और फ्यूचर में मध्य प्रदेश में भी आ सकती है। इसके लिए पानी की एक अच्छी समझ किसानों को बनानी होगी। यह पॉइंट लिखिएगा। फिर एक पॉइंट आप और लिखिएगा कि किसानों को उपभोक्ता मूल्य के बड़े हिस्से को समझने की जरूरत है। किसान क्या होते हैं कि उनको नहीं पता है कि हमारा ही गेहूं से आटा बनता है। किसान बेच देते हैं 17-18 रुपए 20 रुपए किलो में गेहूं। ये आटा बनाने वाली कंपनियां यहाँ पे आप देखो, जूम करके देखो आप, 106 रुपए में 2 किलो आटा बेच रहे हैं। मतलब 53 रुपीज का 1 किलो आटा बिक रहा है।
आटा बनाने में इतनी कौन सी लागत लग गई कि 20 रुपए का गेहूं जो है 53 रुपए इसका हो जाता है आटा बन के। यही तो बात किसान को आज तक समझ में नहीं आई। जिस दिन समझ में आ जाएगी किसानों की समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उपभोक्ता तक जो वस्तुएं जाती हैं किसानों की, वो यदि किसान से डायरेक्ट जाए, बिना किसी कंपनी, बिना फूड कॉर्पोरेशन यूनिट्स के जाए, किसान खुद अपनी फूड कॉर्पोरेशन यूनिट बना ले, तो जो लोग हैं उनको भी क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां कीमत तो बहुत ज्यादा ले रही हैं इन आटे वगैरह की, लेकिन उसमें भी मिलावटी रह रहा है। ना ग्राहक को बात समझ में आ रही है, ना किसान को बात समझ में आ रही है। तो इससे किसान को उपभोक्ता मूल्य से जो है अवेयर कराना पड़ेगा। यदि ऐसा होता है तो किसान समृद्ध होगा। कोई तो पहल करेगा जो सीधे ग्राहक से जुड़ेगा। धीरे धीरे दौर बदला जा सकता है, परिस्थितियां बदली जा सकती है। तो आपको ये पॉइंट निश्चित तौर पर लिखना है। फिर भू नीति में मूलभूत सुधारों पर विशेष ध्यान देना होगा। भूमि की समस्या, भूमि से जुड़े हुए कानून भी किसान को परेशान करते हैं, तो इसके लिए भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ये पॉइंट आप लिखिएगा तो अच्छा नंबर आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भैया कि ज्ञान को साझा करने की प्रक्रिया को दुरुस्त करने की आवश्यकता है कृषि क्षेत्र में। इसके लिए आवश्यक संगोष्ठियां कराना चाहिए, कार्यक्रम कराना चाहिए, अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अरे भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत इनकम है, बहुत इनकम है, बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन हमारे यहाँ के किसान प्रॉफिट में नहीं है। वजह यह है कि उनको ज्ञान नहीं मिला। जिनके पास ज्ञान है वो किसान के पास पहुंच नहीं पाते हैं। तो कार्यक्रम किए जाएं, संगोष्ठियां किए जाएं, सेमिनार किए जाएं, वेबिनार किए जाएं, तो क्या होगा कि ज्ञान को पहुंच पाएंगे। अभी मेरी बातें, ये इतनी सारी आपने बातें सुनी तो आपको लगा होगा कि हाँ, ये कुछ पॉइंट्स जो हैं, ये बातें जो है बड़ी काम की हैं। तो क्यों ना ये किसानों तक पहुंचे। मेरे इस वीडियो को आप शेयर करिएगा ताकि आपको मेंस में फायदा मिले ही मिले, साथ में कई किसानों को भी फायदा मिले। तो इस पूरे वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा, किसानों तक पहुंचे, मेरी बात पहुंचे, तो जरूर किसी ना किसी के दिल में आग लगेगी, दिमाग में आग लगेगी, और वो जो है कृषि को प्रॉफिट की ओर लेकर जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठाएं, मैं चाहता हूं। ठीक है प्यारे छात्रों, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। ये तो है पॉइंट्स, इनको आंसर के फ्रेमवर्क में आपको यदि पढ़ना है तो आपको मेरी स्पेशल क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्पेशल क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे नाम से SP आनंद जाट के नाम से आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। मैं आपको ये सलाह दूंगा। ये पॉइंट्स हैं, लेकिन क्वेश्चन में विवेचना पूछी जाती है, उदाहरण के साथ पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है, और आपको आंसर का किस तरह फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। इसके लिए प्यारे छात्रों रिक्वेस्ट है कि स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करें, ताकि आपको जो है मेंस में हाईएस्ट स्कोर मिले। ये जितने पॉइंट मैंने बताए, इनके माध्यम से आप हाईएस्ट स्कोर ले सकते हैं। चलिए हम लोग कर लेते हैं कुछ अति लघुत्तरी प्रश्न, सुपर स्मॉल क्वेश्चंस को। 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा इनको याद करना पड़ता है बच्चों, लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी से लंबे टाइम याद रह सके। लेकिन इस वीडियो को आप थोड़ा बार बार देखिएगा, इससे ये याद हो पाएगा। मतलब आप सोचते हो कि हम एक बार पढ़ के याद हो जाएगा, तो भैया 3 मार्कर क्वेश्चन है, थोड़ा डेफिनेशन टाइप का भी होता है, तो इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो पिछली जो कुछ स्कीम्स चली हैं, भारत सरकार ने चलाई हैं, कुछ आपकी राज्य सरकार ने चलाई है, तो उनके ऊपर जो 3 मार्कर क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है उसको हम हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है ना? तो ये गोकुल मिशन क्या है? ये है असल में देश में जो हमारी घरेलू प्रजातियां हैं, हमारी स्वदेशी गायें हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो स्वदेशी गायें हैं, इनकी क्वालिटी ही कुछ और है। इनको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया है। इनकी क्वालिटी ऐसी है कि जैसे जो देसी गायों का दूध का सेवन ज्यादा करते हैं जो लोग, उन लोगों के साथ में जो है आलस्य की स्थिति नहीं रहती, शरीर में फुर्ती अच्छी रहती है। तो प्यारे छात्रों, यदि सरकार स्वदेशी गायों के प्रोत्साहन पर फोकस करे, ज्यादा पौष्टिक माना जाता है, ज्यादा लाइट वेट है। जो छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है,
किसी वजह से यदि अपनी मां का दूध ना पी पाए तो उसे देसी गायों का दूध पिलाया जाता है, ना कि विदेशी या जर्सी गायों का दूध पिलाया जाता है, ना भैंसों का पिलाया जाता है। वो हार्ड होता है। देसी गायों का दूध पचने में आसान, बच्चों के लिए सबसे अनुकूल, सबसे ज्यादा पोषक, सबसे ज्यादा स्फूर्तवान, मतलब फुर्तीला व्यक्ति रहता है। यदि आप में भी फुर्ती की कमी हो तो आप देसी गाय का दूध पीजिए। हमारी सरकार ने जो है हाइब्रिड तो अनेक किस्मों को कराया है, लेकिन देसी गायें हमारी कहीं खो ना जाए, इसके लिए सरकार ने प्रयास किया, इसलिए गोकुल मिशन चलाया है। थोड़ा सा बात को समझिए। होता क्या है कि जो देसी गायों की नस्ल है ये बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी इनकी एज खत्म हो जाती है मिल्क प्रोडक्शन की। मतलब बहुत सीमित समय के लिए ये गायें दूध देती हैं, उसके बाद में दूध देना इनका बंद हो जाता है। और जो दूध देती हैं वो भी बहुत कम देती हैं। मतलब इनका जो मिल्क है मेरे हिसाब से बहुत कीमती है, उन गायों के लिए भी कीमती है, हमारे लिए भी कीमती है। सरकार नहीं चाहती है कि देसी गाय है कहीं ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में खो ना जाए। इसके लिए शुरुआती वर्ष में जब 2014 में इस योजना को शुरू किया तो 500 करोड़ रुपए की इसकी राशि रखी गई थी, लेकिन इसको बढ़ा के अभी 2025 करोड़ रुपए तक कर दिया। मेरे हिसाब से ये राशि भी कम है, इसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो प्यारे छात्रों, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे जुड़ा हुआ है? देसी गायों की प्रजातियों को संरक्षित करने से जुड़ा हुआ है। घरेलू गायों की प्रजातियां हमारे यहां रहें, इससे जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो प्यारे छात्रों, आपको इसके आधार पर ये पॉइंट तैयार रखना है। बहुत आसान है, आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है पशु संजीवनी योजना। क्या है प्यारे छात्रों? पशु संजीवनी योजना जो है बहुत मध्य प्रदेश सरकार की, मैं मानता हूं कि इससे बेस्ट स्कीम कुछ हो नहीं सकती। एम्बुलेंस हमारे लिए आ जाती जब हमारा एक्सीडेंट होता है, एम्बुलेंस इजीली आ जाती है, लेकिन पशुओं के लिए एम्बुलेंस नहीं आती। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इस स्कीम को 2 अक्टूबर 2018 को शुरू किया। बाद में सरकारें पलटी तो उन्होंने भी इस पर ध्यान दिया, इन्होंने इसके ऊपर फंड बढ़ाया। आप कुछ नहीं, जैसे 100 डायल करते हैं तो पीसीआर आ जाती है, या एम्बुलेंस के लिए आप 108 डायल करते हैं। आप पशुओं के लिए 1962 डायल कीजिए, आपके घर बैठे एम्बुलेंस आएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने 300 से ज्यादा एम्बुलेंस, पशुओं के लिए एम्बुलेंस और उनके लिए हॉस्पिटल स्टाफ की व्यवस्था की है। वो आपके घर आएंगे, आपके पशु का इलाज करके जाएंगे। अभी तक क्या होता, पशुओं में कीड़े लग जाते थे या पशुओं को कोई बीमारी लग जाती थी तो पशु मर जाते थे। कई बार किसान भी या पशुपालक भी ऐसी व्यवस्था में नहीं होते थे, उनके पास इतना धन नहीं होता था कि वो अपने पशु का इलाज करा सके। लेकिन ये पशुओं के इलाज की व्यवस्था किसानों को, पशुपालकों को मध्य प्रदेश सरकार से निःशुल्क मिली हुई है। इससे बेस्ट योजना मुझे आज तक नहीं मिली। और उल्टा 100 रुपया दे रहे हैं किसान को, पशुपालक को 100 रुपया दे रहे हैं जब इलाज कराने जाते हैं। तब वो सभी पशुओं का आइडेंटिफिकेशन भी किया जा रहा है। इनके लिए बिल्कुल जैसे आपके लिए आधार कार्ड बना हुआ है, पशुओं के लिए भी आजकल आप देख रहे होंगे कि गायें जो बहुत सारी, उनके कान में कुछ पीला पीला एक कार्ड टाइप का लगा होता है, वो उनका आइडेंटिफिकेशन है, उनका आधार कार्ड वही है। तो ये भी पशु संजीवनी योजना का पार्ट है। इनके लिए एक नेशनल डाटाबेस भी तैयार किया जा रहा है, इनके लिए एक हेल्थ कार्ड बन रहा है। उनका हेल्थ कार्ड बन रहा है, मतलब ये कि उनका पूरा पूरा उसमें लिखा रहेगा कि इनको कौन सी बीमारी है, इनको कौन सी दवाइयां दी गई, वो पूरा हेल्थ कार्ड उसमें बना हुआ है। पूरा डिजिटलाइज सिस्टम है। इससे बेहतरीन योजना मुझे कुछ नहीं लगी। तो पशु संजीवनी योजना मध्य प्रदेश की सबसे बेस्ट योजनाओं में से एक योजना है। 3 मार्कर क्वेश्चन में ये आपसे पूछी जा सकती है, तो आप लिखिएगा पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़ी योजना है। इसके तहत पशुओं के लिए हेल्थ कार्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड और नेशनल डाटाबेस तैयार किया गया है। आपसे यदि 5 मार्कर में पूछा जाए तो आपको कुछ पॉइंट और बढ़ाने पड़ेंगे। आपको कहना होगा कि 2 अक्टूबर 2018 को शुरू हुई। इसमें पशुओं का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो हॉस्पिटल स्टाफों की व्यवस्था की गई है, 300 से ज्यादा जो है एम्बुलेंस से चलाई जा रही हैं, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा।
ठीक है। और भी बहुत सारा मैं अगले जो हमारे टॉपिक होंगे उसमें मैं आपको ये और एक्सप्लेन करूंगा। हमारी स्पेशल क्लासेस जो होगी उसमें इसको हम 5 मार्कर में भी हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ई पशुधन हाट योजना। ओएलएक्स का नाम सुना है? ओएलएक्स में आप बहुत सारी चीजें बेचते हैं, लेकिन पशुओं की बिक्री की व्यवस्था नहीं है। और किसान जो होते हैं इनको इनके आसपास बेहतरीन नस्ल के जो पशु होते हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होती। उसके लिए ये ई पशुधन हाट योजना लाई गई है। इसके लिए एक नेशनल लेवल पे एक पशुधन हाट पोर्टल बना हुआ है। वो पूरा पोर्टल ठीक ओएलएक्स टाइप का और आपका क्विकर विकर टाइप का उन टाइप का है। पूरी तरह से व्यवस्था ऐसी है कि पशुओं को जो है बेचने के लिए आप नेशनल या स्टेट लेवल पर आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो असल में क्या होता है कि बहुत सारे पशु क्रेता विक्रेता उनको पता नहीं है कि हमारा ग्राहक कहाँ है, ग्राहक को पता नहीं है कि हमारा विक्रेता कहाँ है, क्योंकि इनकी कोई दुकान तो लगती नहीं, पशुओं की कोई दुकान नहीं लगती। तो इनके लिए पशुधन हाट योजना लाई गई है। किसानों को इस योजना के बारे में पता नहीं है। आप मेरा ये वीडियो वहां तक जरूर पहुंचाइए ताकि उनको इस बारे में जानकारी लगे। ये बिल्कुल ओएलएक्स जैसा है। अब एक और बात को आप समझना कि इस ई लाइव स्टॉक हाट स्कीम में क्या रखा गया है। पशुओं के बेहतरीन ब्रीडिंग वाले साथी, मतलब अच्छी नस्ल के, हम कहें कि जो है मेल भैंस या मेल काऊ जो होता है, ऑक्स जो होता है, वो होते हैं कुछ क्षेत्रों में, लेकिन सभी किसानों को उसके बारे में जानकारियां नहीं होती हैं। तो उनकी ब्रीडिंग कराने में उनको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, इसके माध्यम से आपस में कांटेक्ट करवाया जाता है ना। जो इसमें कहा जाए तो जो प्रजनन है, प्रजनन की व्यवस्था के लिए अच्छी ब्रिड मिल सके, इसके लिए इस स्कीम का, इस पोर्टल का यूज होता है। तो प्यारे छात्रों, आपको मेरे ये लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे और ये 3 मार्कर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। तो आपको सिंपल से वर्ड में लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से पशुओं की क्रेता विक्रेता और किसानों को एक दूसरे से संपर्क कराने के लिए ये स्कीम है। ठीक है। तो प्यारे छात्रों, मेरी क्लास आपको कैसी लगी? यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप YouTube चैनल पे जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और साइड में घंटे का बेल आइकन आएगा, उसको जरूर दबाइए। तो इससे ये होगा कि जब भी मैं अपने नए वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप हमारे क्लास में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आप हमारी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरे रेफरल कोड SP आनंद जाट को यूज कीजिए और 10% तक फीस में डिस्काउंट लीजिए। और आप हमारे नोट्स यदि पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।